नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने गति के प्रकार तथा न्यूटन की गति विषयक नियमों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम बल को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं बल से। बल वह कारक होता है जो किसी वस्तु की आकृति, आकार या गति की अवस्था, जिसमें हो सकता है कि वस्तु विराम अवस्था में हो या एक समान गति की अवस्था में हो, राइट, उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो वह कारक जो किसी वस्तु की आकृति, आकार या गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या कर सकता है, उस वह कारक को ही क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है, राइट। फिर हमने न्यूटन की गति के प्रथम नियम से या जड़त्व के नियम से भी बल को परिभाषित किया था। तो जड़त्व के नियम से जो बल की परिभाषा है वो इस प्रकार से है कि बल वह कारक होता है जो किसी भी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन की चेष्टा करता है, क्योंकि वस्तु अपने द्रव्यमान के कारण अपनी स्थिति के परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। या फिर हमने देखा था कि जड़त्व के कारण वह बल की अनुपस्थिति में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन संभव नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बल वह कारक होता है जो किसी भी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में क्या करता है? परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन की चेष्टा करता है, उसे बल कहा जाता है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से हमने देखा था कि जो बल है वो द्रव्यमान और त्वरण के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। और यहीं से हमने देखा था कि जो बल है उसका जो बल का जो मात्रक होता है वो क्या आया था? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। तो ऐसा ही बल का ऐसा ही मात्रक होता है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और इसे ही क्या कहा जाता है? न्यूटन कहा जाता है। और एक न्यूटन बल बराबर क्या होता है? देखिए, एक न्यूटन बल वह बल होता है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, उसे ही क्या कहा जाता है? एक न्यूटन बल कहा जाता है, राइट। उदाहरण के तौर पर अगर कोई फुटबॉल जो है स्थिर अवस्था में है और खिलाड़ी उसमें बल लगाए तो वो गतिशील भी हो सकती है, या हम बल की वजह से ही किसी भी छड़ को मोड़ सकते हैं। अब हम जो है बल के प्रकारों को समझेंगे। तो बल के कई प्रकार होते हैं जिनको हम क्रमबद्ध तरीके से समझते चले जाएंगे, और यहाँ से 3-3 नंबर के प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहला हो जाएगा संपर्क बल, राइट। ये पूछा जा सकता है संपर्क बल क्या होता है। तो देखिए, संपर्क बल ऐसा बल होता है जिन्हें प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा ही किसी वस्तु पर आरोपित किया जा सकता है, उन्हें संपर्क बल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपको किसी वस्तु को धक्का देना है तो आप जो है आपको प्रत्यक्ष रूप से उस वस्तु को क्या करना पड़ेगा? संपर्क देना पड़ेगा। तो किसी वस्तु को धक्का देने का जो उदाहरण है वो संपर्क बल का होगा। यह जो घर्षण बल है ये भी एक संपर्क बल का ही उदाहरण है। तो ऐसा बल जिसके आरोपण के लिए प्रत्यक्ष संपर्क की आवश्यकता होती है उसे हम संपर्क बल कहते हैं। दूसरा हो जाएगा क्षेत्र बल, या जिसको असंपर्क बल भी कहा जा सकता है। क्षेत्र बल क्या होता है? देखिए, ऐसे बल जिनका एक प्रभावी क्षेत्र होता है और यदि उस प्रभावी क्षेत्र में इस बल का आरोपण किया जाए तो इसके लिए संपर्क की भी आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इन्हें इनके प्रभावी क्षेत्र में बिना प्रत्यक्ष संपर्क के भी आरोपित किया जा सकता है, उन्हें क्षेत्र बल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, ये सभी बल कैसे हैं? क्षेत्र बल हैं, जिनको इनके प्रभावी क्षेत्र में बगैर किसी संपर्क के भी वस्तु पर आरोपित किया जा सकता है। फिर हो जाएंगे संतुलित बल,
यहाँ पर देखिए, यदि किसी वस्तु पर या किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य करते हैं और यदि उन सभी बलों का परिणामी बल शून्य होता है तो उन बलों को क्या कहा जाता है? संतुलित बल कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने कहा कि यहाँ से एक बल कार्य कर रहा है, F1 हो जाएगा। यहाँ से एक बल F2 कार्य कर रहा है, यहाँ से एक बल क्या हो जाएगा? F3 हो जाएगा और यहाँ से एक बल क्या हो जाएगा? F4 हो जाएगा। तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का यदि परिणामी बल क्या हो? शून्य हो, तो उसे ही क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। और यदि बल शून्य होगा तो वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इस वजह से हम यहाँ पर संतुलित बल की एक और परिभाषा दे सकते हैं, वो ये है कि वे बल जो किसी वस्तु पर आरोपित किए जाएं, तो आरोपण के पश्चात यदि वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन ना हो, यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वे बल कहलाते हैं संतुलित बल। राइट। अब हो जाएगा असंतुलित बल। यदि किसी वस्तु पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हों और उन सभी बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो इस प्रकार के बलों को असंतुलित बल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि जैसे मैंने कहा कि यहाँ से F1 कार्य कर रहा है और इधर से F2 कार्य कर रहा है। अब जैसे मैंने मान लिया कि F2 अधिक है, F1 कम है, तो वस्तु का जो विस्थापन है वो F2 से F1 की ओर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बलों का जो परिणामी बल है वो शून्य नहीं है, अर्थात इसमें स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। इस वजह से हम एक और परिभाषा दे सकते हैं कि वे बल जो किसी वस्तु पर आरोपित किए जाएं और यदि इनके आरोपण होने से उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है या ये बल किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो उन्हें असंतुलित बल कहा जाता है। तो अब हम समझते हैं यहाँ पर प्रकृति में पाए जाने वाले मौलिक बल। हमारी प्रकृति में 4 प्रकार के मौलिक बल पाए जाते हैं जिनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला हो जाएगा विद्युत चुंबकीय बल। देखिए, विद्युत बल और चुंबकीय बलों के जो सम्मिलित रूप है उसको ही क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। तो विद्युत और चुंबकीय बलों के सम्मिलित रूप को ही विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। और ये जो विद्युत चुंबकीय बल है ये दोनों प्रकार का होता है। ये आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का ही होता है। राइट। ये विद्युत चुंबकीय बलों का महत्व ये है कि इसकी वजह से ही हमारी वर्तमान समय में मोटर कार्य कर रही है। अर्थात आपके घर में जो पंखा है, कूलर है, राइट, पंखा, कूलर, ड्रिल मशीन, कुछ भी जो भी मोटर है वो सभी विद्युत चुंबकीय बलों के कारण ही घूम रही है। यदि विद्युत धारा में विद्युत धारा का चुंबकीय महत्व या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ना होता और विद्युत चुंबकीय बल ना होते तो मोटर नहीं घूम पाती। तो दरअसल आप वर्तमान समय में चाहे वो हमारा जेट की मोटर हो जिससे हम जमीन से पानी खींच पाते हैं, कूलर हो, पंखा हो, इन सब में विद्युत चुंबकीय बलों के कारण ही इनकी जो है मोटर घूमती है। राइट। तो जो विद्युत चुंबकीय बल हैं ये आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के होते हैं। यदि चुंबक के दोनों ध्रुव समान हैं या दोनों समान आवेश हैं, धनात्मक आवेश हैं, तो उनके मध्य जो है प्रतिकर्षण बल लगता है। और यदि दोनों विपरीत आवेश हैं, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, राइट, चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो उनके मध्य आकर्षण बल लगता है। और ये जो विद्युत चुंबकीय बल है ये गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या होता है? अधिक प्रभावी होता है। दूसरा हो जाएगा प्रबल नाभिकीय बल। जो प्रबल नाभिकीय बल हैं और दुर्बल नाभिकीय बल हैं ये दरअसल जो किसी भी वस्तु के जो परमाणु होते हैं, परमाणुओं में लगने वाले बल होते हैं। राइट। तो प्रबल जो नाभिकीय बल होता है यह प्रकृति का सबसे मजबूत बल माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो जितनी भी नाभिकीय कण होते हैं, राइट,
कोई भी वस्तु जो है परमाणु से मिलकर बनी होती है। परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो प्रबल नाभिकीय बल है वो नाभिकीय कणों जैसे प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को आपस में बांध कर रखता है और उसी वजह से परमाणु का स्थायित्व होता है और उसी वजह से हर एक वस्तु का जो है स्थायित्व निर्धारित होता है। तो ये सबसे मजबूत बल है और इसका महत्व ये है कि ये प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को आपस में बांध कर रखता है और ये गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, अधिक प्रभावी होता है। फिर हो जाएगा दुर्बल नाभिकीय बल हो जाएगा। दरअसल यह जो बल है ये रेडियो एक्टिविटी के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। और जो दुर्बल नाभिकीय बल है ये उच्च जीवन अवधि वाले प्राथमिक कणों या इसकी वजह से ही रेडियो एक्टिव जो है तत्व प्राप्त होते हैं, उनके कणों के मध्य में जो बल लगता है उसको दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। दरअसल अगर हम इसकी विस्तृत व्याख्या देखें तो वो काफ़ी जटिल है, राइट। इसलिए हम सीधा लिख सकते हैं कि जो उच्च जीवन अवधि वाले प्राथमिक कण या रेडियो एक्टिव तत्वों के जो रेडियो एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार जो है बल है उसको ही क्या कहा जाता है, दुर्बल नाभिकीय बल कहा जाता है। और ये गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में तो अधिक शक्तिशाली होता है, परंतु प्रबल नाभिकीय बल से क्या होता है, कम प्रभावी होता है। चौथा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम अगले लेक्चर में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक सर्वत्र बल होता है और प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्यमान के कारण ही जो है गुरुत्वाकर्षण बल को क्या करती है, आरोपित करती है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सभी बलों में क्या होता है, कमजोर होता है। इसके साथ ही इसकी एक और विशेषता है कि यह हमेशा आकर्षक प्रकृति का ही होता है, राइट। अब हम अगला बल पढ़ते हैं जो कि कौन सा हो जाएगा, अभिकेंद्री बल हो जाएगा। देखिए जब कोई वस्तु वृत्ताकार गति करती है, तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर क्या करती है, गति करती है, तो उस वस्तु की जो है दिशा में हमेशा क्या होता है, परिवर्तन होता है। और दिशा में परिवर्तन होने के साथ ही उस वस्तु पर त्वरण कार्य करता है जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, राइट। और इसके साथ ही केंद्र की ओर एक बल भी कार्य करता है जिसकी दिशा भी क्या होती है, केंद्र की ओर होती है और उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्री बल कहते हैं। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल केंद्र की ओर आरोपित होता है, उस बल को ही क्या कहा जाता है, अभिकेंद्री बल कहा जाता है या सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। और इसका महत्व ये है कि अभिकेंद्री बल की अनुपस्थिति में कोई भी वस्तु वृत्तीय गति नहीं कर पाती है, अर्थात अभिकेंद्रीय बल की अनुपस्थिति में वृत्तीय जो गति है वो संभव नहीं होती है, राइट। इसके साथ ही मैंने ये भी बताया था कि जो वृत्तीय गति है वो एक त्वरित गति होती है और यहाँ पर प्रत्येक कण की दिशा में परिवर्तन होता है, इसीलिए उस पर एक त्वरण भी कार्य करता है। अब अगर हम देखें कि जो वृत्तीय पथ है, वृत्तीय पथ पर कोई भी गतिमान कण है उसका जो अभिकेंद्री बल है वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न करता है और उस त्वरण का परिमाण होता है v²/r, जहां पर v क्या है, वृत्तीय पथ पर घूमते हुए कण का वेग है, राइट। r क्या है, वृत्तीय पथ की त्रिज्या हो जाएगी और m क्या हो जाएगा, घूमते कण का द्रव्यमान हो जाएगा। द्वितीय नियम से हमें पता है कि F = क्या होता है, ma हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, F = m v² क्या हो जाएगा, r। ये अभिकेंद्री बल का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अब दैनिक जीवन में अभिकेंद्री जो बल है उसके हम उदाहरण समझेंगे और सभी उदाहरणों के लिए ये बात आप अवश्य रूप से ध्यान रखें कि अभिकेंद्री बल की अनुपस्थिति में वृत्तीय गति संभव नहीं है। यही कारण है कि जो जितनी भी वृत्तीय गतियाँ होती हैं उसमें अभिकेंद्री बल जो है देखने को मिलता है। तो अभिकेंद्री बल के उदाहरण को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला यहाँ पर
तो जब कोई भी कार या कोई भी वाहन मोड़ पर मुड़ता है तो वह केंद्र की ओर झुक जाता है। यह अभिकेंद्रीय बल के कारण ही होता है, राइट। तो जब कोई भी कार सड़क पर मुड़ेगी, राइट, और सड़क पर मुड़ेगी अर्थात उसे वृत्तीय गति करना है, और वृत्तीय गति के लिए आवश्यक है कि अभिकेंद्रीय बल उस पर कार्य करे। और उस सड़क पर जो है अभिकेंद्रीय बल टायरों तथा सड़क के बीच में जो घर्षण बल है उसकी वजह से प्राप्त हो जाता है। तो टायरों एवं सड़क के बीच में जो घर्षण बल होता है उसके बराबर ही अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, जिसकी वजह से कोई भी जो बस है, ट्रक है, वो मोड़ पर क्या होती है, मुड़ जाती है। दूसरा, जो ग्रह हैं, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर या फिर उपग्रह ग्रहों के चारों ओर जो है वृत्तीय गति या परवलयाकार गति कर रहे हैं। इसका कारण भी क्या है, अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा। तो अभिकेंद्रीय बल की वजह से ही ग्रह एवं उपग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस वजह से सभी जो ग्रह हैं वो वृत्तीय गति कर रहे हैं। फिर आपको पता होगा कि कोई भी जो परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अभिकेंद्रीय बल की वजह से ही। और यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल है वो विद्युत आकर्षण बल के रूप में प्राप्त होता है। फिर अगर हम यहाँ पर चौथा उदाहरण देखें तो जब किसी पत्थर को, राइट, रस्सी में बांधकर उसको गोल गोल घुमाते हैं तो जैसे जैसे पत्थर घूमता है डोरी में क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है। और इसी तनाव की वजह से जो पत्थर है वो चारों ओर क्या करता है, घूम पाता है। इसको आप ऐसे भी समझिए कि जैसे ही डोरी टूटती है तनाव क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो जो पत्थर है वो गोल ना घूमकर क्या होता है, सरल रेखा में गति करने लगता है। अर्थात जैसे ही तनाव खत्म हुआ अभिकेंद्रीय बल भी समाप्त हो जाता है, और अभिकेंद्रीय बल समाप्त हुआ तो वृत्तीय गति ना होकर जो पत्थर है वो सरल रेखा में गति करने लगता है। अगला उदाहरण क्या हो जाएगा कि जब वायुमंडल में कोई भी वायुयान मुड़ता है तो वो थोड़ा तिरछा हो जाता है, और तिरछा होकर ही वो अभिकेंद्रीय बल को क्या करता है, प्राप्त करता है। अगर तिरछा नहीं होगा तो वृत्तीय गति संभव नहीं हो पाएगी। ये सभी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर समझते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, और ये भी हो सकता है 5 नंबर में पूछा जाए। अपकेंद्रीय बल क्या है, दैनिक जीवन के उदाहरणों से इसको स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जैसा कि अभी हमने समझा कि जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो एक बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है, उस बल को ही क्या कहा जाता है, अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। दरअसल हम इसे न्यूटन की गति के तीसरे नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम से भी समझ सकते हैं कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो एक बल हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है। प्रतिक्रिया स्वरूप एक बल इसकी विपरीत दिशा में, राइट, उतना ही तथा विपरीत दिशा में केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। उस बल को क्या कहा जाता है, अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। और यह जो बल होता है ये कैसा है, आभासी या छद्म बल होता है, राइट। और यह किसी भी वस्तु के जड़त्व के गुण के कारण होता है, राइट। जड़त्व के कारण कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। और इसी गुण के कारण जब वस्तु वृत्तीय गति करती है तो एक बल जब केंद्र की ओर कार्य करता है तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम अनुसार इसकी विपरीत दिशा में केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है, जिसे क्या कहा जाता है, अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। इसी इसको आभासी एवं छद्म बल भी कहते हैं। अब हम यहाँ पर जो अपकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल के उदाहरण को भी हम यहाँ पर समझते हैं, या दैनिक जीवन के अपकेंद्रीय बल के उदाहरण। उसमें सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर
झूला का उदाहरण, बचपन में सब लोगों ने झूला तो झूला ही होगा। देखिए झूले में अगर कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है, राइट, और उसकी गति क्या है, वृत्तीय गति, और वे व्यक्ति यहाँ पर बैठा, तो झूला झूलते समय प्रत्येक व्यक्ति को कुछ सपोर्ट को पकड़ना पड़ता है। कारण क्या है कि वृत्तीय गति की वजह से एक बल या अविकेंद्री बल क्या होगा, बाहर की ओर लगेगा, और यदि व्यक्ति ने कुछ भी नहीं पकड़ा है तो वह व्यक्ति बाहर की ओर गिर भी सकता है। इसीलिए हम सीधा कह सकते हैं कि एक झूले में, राइट, चक्रीय झूला, एक चक्रीय झूले में झूलते समय व्यक्ति को पकड़ना पड़ता है ताकि वह अपकेंद्री बल के प्रभाव से बाहर की ओर ना गिर पाए। दूसरा यहाँ पर ये हो जाएगा कि यदि कोई घुमावदार, यदि बहुत ही क्या है, घुमावदार कोई मोड़ है, और इस मोड़ पर यदि 4 पहियों वाला वाहन क्या है, वांछित चाल, अर्थात वह चाल जिससे अविकेंद्री बल प्राप्त हो जाए, तो यदि वह चाल जिससे अविकेंद्री बल प्राप्त हो सकता है उससे अधिक चाल में यदि ये 4 पहियों वाला वाहन क्या होगा, टर्न करेगा, तो उस पर अपकेंद्री बल भी कार्य करेगा, और अपकेंद्री बल की वजह से कार्य करेगा तो वह क्या होता है, दूसरी दिशा में जो है बाहर की ओर पलट भी सकता है, राइट। परंतु यदि 4 पहियों वाला वाहन, राइट, कोई भी वाहन है, यदि वह वांछित चाल से गति करता है या वांछित चाल से मुड़ता है जिसमें घर्षण बल की वजह से उसे अभिकेंद्री बल प्राप्त हो जाए, तो वो बाहर की ओर नहीं पलटेगा। परंतु यदि चाल अधिक होगी, राइट, और घर्षण बल की वजह से जो अभिकेंद्री बल है यदि वो प्राप्त नहीं हो पाया तो अपकेंद्री बल की वजह से वो बाहर की ओर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। फिर अपकेंद्री बल की वजह से ही जो है हम दूध से क्या करते हैं दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन है वो भी क्या होती है, अपकेंद्री बल की कार्य करती है। जो मथानी होती है या कोई भी बर्तन होता है, किसी भी बर्तन में दूध लिया जाता है और यहाँ पर इसको क्या करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, तो इसके गोल गोल घूमने की वजह से जो दूध है वो बर्तन की जो सतह है उससे क्या होता है, बार बार क्या होता है, टकराता है, और इस वजह से जो है मक्खन क्या होता है, अलग हो जाता है। तो दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन है वह भी अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। वैसे ही जो वॉशिंग मशीन है यह भी किस पर कार्य करती है, अपकेंद्री बल पर कार्य करती है। उदाहरण के तौर पर वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि वॉशिंग मशीन में ये एक क्या हो जाएगी, वॉशिंग मशीन हो जाएगी, राइट, और इस वॉशिंग मशीन में हम कपड़ों को भर देते हैं जो कि कपड़ों को क्या करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। तो इसके गोल गोल घूमने की वजह से यहाँ पर वॉशिंग मशीन गोल गोल घूमती है, तो गोल गोल घूमने की वजह से एक बल जो है वो किनारों की ओर लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, अपकेंद्री बल कहते हैं। और इसी अपकेंद्री बल की वजह से जो कपड़े हैं वो बार बार वॉशिंग मशीन की सतह से टकराते हैं, और टकराने की वजह से जो कण होते हैं, गंदगी के कण होते हैं, प्रदूषण के कण होते हैं, वो निकल जाते हैं, और इस वजह से वॉशिंग मशीन में जो कपड़े हैं वो साफ हो जाते हैं। तो ये थे अपकेंद्री बल के उदाहरण। अब इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है बल आघूर्ण, जो भी एग्जाम में हो सकता है 5 नंबर में पूछा जाए, तो हम बल आघूर्ण को समझते हैं। देखिए जब किसी पिंड को, राइट, जब किसी पिंड को कोई बाह्य किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है तो इस बल को ही क्या कहा जाता है, बल आघूर्ण कहते हैं। तो जब किसी पिंड को कोई बाह्य बल किसी अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करता है तो बल की इसी प्रकृति को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। और यहाँ पर जो बल आघूर्ण होता है वो बल एवं बल आघूर्ण उस बल के परिमाण एवं अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, बल और अक्ष की दूरी। तो किसी अक्ष के परितः एक बल का जो है, यहाँ पर ये गड़बड़ है, राइट, तो किसी अक्ष के परितः जो बल आघूर्ण है वह उस बल के परिमाण
राइट, उस बल का परिमाण एवं बल और अक्ष की दूरी, राइट। जैसे मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ आपको, राइट। तो ये यहाँ पर अगर हमने देखा, यहाँ पर हमने क्या लगाया, बल लगाया। तो जो किसी अक्ष के परितः बल आघूर्ण, उस बल के परिमाण तथा बल और अक्ष की दूरी, यहाँ पर ये जो बल है यहाँ पर हम लगा रहे हैं फोर्स एवं बल, और ये क्या हो जाएगी, एक्सिस हो जाएगी। तो इसकी बीच की जो दूरी होती है, राइट, बल और अक्ष की दूरी के जो है गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात बल आघूर्ण बराबर होता है F इंटू एल, अर्थात बल आघूर्ण बराबर बल गुणित बल और अक्ष के बीच की क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। बल आघूर्ण को एक ग्रीक अक्षर टाउ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक क्या होगा, बल, तो बल का हो जाएगा न्यूटन, और बल और अक्ष की दूरी, तो दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर, तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। और इसकी विमा क्या हो जाएगी, एम एल टी माइनस का 2 बल की होती है, तो उसमें एक और विमा जुड़ जाएगी मीटर की, इसीलिए एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ये क्या होती है, बल आघूर्ण की विमा होती है। अब अगर हम यहाँ पर बल आघूर्ण को ध्यान से समझें तो कुल मिलाकर यह है कि किसी भी वस्तु को घुमाने के लिए जो आरोपित बल है वह उस वस्तु की जो अक्ष है उससे अधिक दूरी पर क्या होना चाहिए, लगाया जाना चाहिए। यदि हम बल को वहाँ पर आरोपित कर रहे हैं जहाँ पर ही उस वस्तु की क्या है, अक्ष से दूरी शून्य होती है, तो उस स्थिति में द्रव्यमान केंद्र से अगर गुजरेगी एक्सिस, तो बल आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और इस दिशा में पिंड को घुमाना क्या होगा, बहुत ही कठिन होगा। इसको हम हमारे दैनिक जीवन के जो उदाहरण है उससे समझ सकते हैं, राइट। सबसे पहला हो जाएगा कि किसी भी स्क्रू को, राइट, किसी भी स्क्रू को हम हाथ से नहीं घुमा सकते। उसका कारण क्या है कि जो स्क्रू होता है अगर हम उसमें हाथ में लगाएंगे तो वही तो क्या हो जाएगी, जैसे स्क्रू के ये खांचे हो जाएंगे। आप अगर इसको ऐसे पकड़ के घुमाएंगे तो दरअसल यहीं पर आप बल लगा रहे हैं, और इसकी घूमने की अक्ष भी क्या है, यही है। तो बल और बल की जो अक्ष है, अक्ष की दूरी, बल गुणित जो है बल एवं अक्ष की जो दूरी वो शून्य है। तो इस वजह से जो है स्क्रू ड्राइवर, इस वजह से जो है ये पेंच नहीं खुलता है। लेकिन अगर हम स्क्रू ड्राइवर लगाएं तो यहाँ पर हो जाएगी अक्ष, और हम बल कहाँ पर लगा रहे हैं, यहाँ पर। अर्थात यहाँ पर जैसे ये करना है तो बल कहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है, तो उसकी वजह से इतनी क्या हो जाएगी, लंबी डिस्टेंस हो जाएगी। तो बल यहाँ पर लग रहा है, और बल गुणित जो आरोपित बल एवं अक्ष की जो दूरी है वो जितनी ज़्यादा होगी बल आघूर्ण का मान कितना होगा, उतना ही होगा। तो बल आघूर्ण अधिक होने के लिए बल और अक्ष की दूरी जितनी अधिक होगी बल आघूर्ण उतना ही होगा। इसीलिए स्क्रू ड्राइवर जैसे ही हम लगाते हैं तो उससे अक्ष की दूरी बढ़ जाएगी, उस वजह से पेंच क्या हो जाएगा, आसानी से घूम जाता है। दूसरा हो जाएगा रिंच द्वारा नट या बोल्ट को खोलना, राइट। अगर हम नटों को भी इस तरीके से अगर खोलने की चेष्टा करेंगे तो हम नहीं खोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि यही नट की क्या, घूमने की एक दशा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस तरीके से क्या लगा दें, ये रिंच हो जाएगी, राइट। अगर हम किसी भी नट में रिंच लगा देते हैं तो हम बल कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर। अक्ष कहाँ है, यहाँ पर। तो जैसे ही हम यहाँ पर किसी भी रिंच को या पारा को घुमाएंगे, बल यहाँ लगाएंगे, दूरी अधिक होगी तो बल आघूर्ण अधिक होगा, और इस वजह से हम उस नट को आसानी से घुमा सकते हैं। तो रिंच द्वारा नट या बोल्ट को आसानी से घुमाया जा सकता है। तीसरा हो जाएगा हैंड पंप का जो हत्था है वो क्या होता है, लंबा रखा जाता है। अगर आपने हेड पंप देखा हो तो हेड पंप में क्या होता है, इस तरीके से, जैसे यहां से तो हेड पंप जो है वो पानी लेकर आता, ये क्या होता है, डंडा होता है। ये मान के चलिए, एक मिनट,
हाँ, तो हेड पंप में क्या होगा, ये हेड पंप रहेगा, राइट, जिसमें यहाँ पर एक लगी रहती है, घिरनी लगी रहती, उससे क्या रहता है, डंडा फिट रहता है। और जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको दबाएंगे तो उसकी वजह से ये अंदर जो है इसको क्या करेगा, ऊपर की ओर खींचेगा और फलस्वरूप यहाँ से क्या होगा, पानी निकलेगा। अब समझिए, अगर हम इसको यहीं से ऊपर खींचेंगे तो बहुत अधिक क्या होगी, बल लगाना पड़ेगा और इसको खींच पाना भी मुश्किल है। इसलिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा डंडा लगा लेते हैं। अब हम बल यहाँ पर ना लगा कर, यहाँ पर क्या हो गया, उसकी एक्सेस हो गई और यहाँ पर हमने क्या लगाया, बल लगाया। तो चूंकि बल जो है, बल और बल के जो बीच की जो एक्सिस है वो बढ़ जाएगी, आर का मान बढ़ेगा तो बलाघूर्ण भी बढ़ेगा, जिससे हम आसानी से क्या करते हैं, नल को घुमा सकते हैं और नल से पानी आने लगता है, राइट। तो इसी वजह से जो हैंडपंप चलाने में जितना अधिक लंबा हत्था होगा उतनी अधिक आसानी होगी हैंडपंप चलाने में। वैसे जो आटा चक्की होती है उसमें हैंडल को केंद्र से क्या करते हैं, दूर रखते हैं। केंद्र से दूर रखेंगे तो कम बल में ही जो आटा चक्की है उसको घुमाया जा सकता है। वैसे ही जो दरवाजे होते हैं, राइट, जैसे आपने देखा होगा कि अगर दरवाज़ा यहाँ से खुलता है तो जो हैंडल है वो बिल्कुल कहाँ पर लगाते हैं, हम यहाँ पर लगाते हैं, ताकि जैसे ही आप यहाँ पर थोड़ा सा भी बल लगाएंगे दरवाज़ा घूम जाएगा। तो ये जो है आर का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर आपने हैंडल को भी यहीं पर भी लगा दिया तो आप दरवाजे को नहीं खोल पाएंगे, दरवाजे को नहीं खोल पाएंगे। लेकिन हम कब्जा जो है या हैंडल दूसरी तरफ लगाते हैं ताकि क्या हो जाए, बल आघूर्ण का मान अधिक हो जाए और उसकी वजह से आप जो है दरवाजे को आसानी से खोल पाए। तो ये बल का टॉपिक था जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।